Hey, good morning. This is Sakshi. Today is 18th April and I am here with today's The Hindu newspaper. Let's start reading. So the first article today is related to Waqf Act. You must know all the controversies going around this particular act. तो वक्फ एक्ट के अराउंड जो कंट्रोवर्सीज हैं उनका आपको आइडिया होना चाहिए. एक कंट्रोवर्सी जो है वो तो वक्फ बाय यूज़र एक चीज़ था कि अब जैसे मैंने आपको ये समझाया हुआ है पहले भी वक्फ एक्ट समझाते हुए कि अब जैसे कोई पीस ऑफ लैंड है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस पीस ऑफ लैंड को बहुत सालों से कई दशकों से यूज़ किया जा रहा है, कम्युनली यूज़ किया जा रहा है, मतलब किसी रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है. ऑल्दो उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन हो या ना हो, अगर उस लैंड पे मस्जिद बना है तो उसको एज अ वक्फ मान लिया जा सकता था. उसके डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी. इसी को वक्फ बाय यूज़र कहा जाता था. तो अब ये नया जो वक्फ एक्ट लाया गया है उसमें इस वाले प्रिंसिपल को अबॉलिश कर दिया गया है. तो इस पर बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है. इसके अलावा एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि जैसे एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल होता है, हर स्टेट का अपना वक्फ काउंसिल होता है. तो सारे के सारे वक्फ काउंसिल्स में 2 नॉन मुस्लिम्स का अपॉइंटमेंट कंपलसरी कर दिया गया. तो उसके अराउंड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं कि क्यों नॉन मुस्लिम्स को लाना ज़रूरी है, वक्फ इज़ अ थिंग फॉर मुस्लिम्स. तो वही सारी कंट्रोवर्सीज हैं. तो इसी पे रिस्पांस देते हुए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि वक्फ एक्ट को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट की अगली हियरिंग ना हो जाए. तो मतलब नाउ इट्स ऑल ओवर टू सुप्रीम कोर्ट. तो यही सेंटर ने एक एश्योरेंस दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि इस एक्ट के अंडर में अपॉइंटमेंट्स नहीं की जाएंगी. तो यही है अपॉइंटमेंट्स, मतलब यही नॉन मुस्लिम्स वाले चीज़ से रिलेट कर रहा है. तो अश्योर किया है गवर्नमेंट ने कि इस एक्ट के अंडर में हम लोग अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अपॉइंटमेंट करेंगे फिर तो नॉन मुस्लिम्स का हो जाएगा ना, कंपलसरी है बिकॉज. तो वही कोर्ट को अश्योर किया गया है सेंटर के द्वारा कि हम लोग अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे. और अगर अपॉइंटमेंट होती है, या लिखा है कि अगर काउंटर टू दिस अश्योरेंस, इस अश्योरेंस के अपोजिशन में कोई भी चीज़ किया जाता है, अगर मान लीजिए अपॉइंटमेंट कर दी गई कहीं भी, तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा. यही चीज़ है. इसके अलावा स्टेट्स पेज पे फिर से कुछ नहीं है. हाँ, आज ये स्टेट्स पेज पे एक काम का चीज़ आया कि आंध्र प्रदेश ने तैयार किया है ऑर्डिनेंस ऑन व्हाट, सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स. तो मैंने ये आपको समझाया था कि क्या होता है सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स. तो ये 2024 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि शेड्यूल्ड कास्ट जो हैं वो लोग एक होमोजेनस ग्रुप नहीं है, हेट्रोजेनस हैं, और उसमें अलग अलग लोग हैं जिनके पास अलग अलग डिफ़िकल्टी है. तो अगर हम लोग सब क्लासीफाई कर देंगे, और कुछ शेड्यूल्ड कास्ट्स में भी ऐसे ग्रुप्स जो कि बहुत ज़्यादा, जिनका कंडीशन दूसरों से बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको हम लोग स्पेसिफिकली उन पर फोकस करेंगे और उनके बेटरमेंट पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा सब कुछ, हमारा सिस्टम ज़्यादा बेहतर लगेगा. तो वही चीज़ है करते हुए आंध्र प्रदेश भी अब यहाँ पे ऑर्डिनेंस लाया है. कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि तेलंगाना ने एक्ट ले आया है अब. तो इनैक्ट कर दिया गया है, नोटिफाई कर दिया गया तेलंगाना में, वहाँ के सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससी को नोटिफाई कर दिया गया. उसके बाद आंध्र प्रदेश लाइन पे लगा हुआ है. तो आपने ये समझ लिया, आपको ये जानना है कि ऑर्डिनेंस क्या है. तेलंगाना ने तो एक्ट लाया था, ये आंध्र प्रदेश क्या स्पेशल है जो ऑर्डिनेंस ला रहा है. तो आपको एक्ट में, बिल में, ऑर्डिनेंस में ये सारी बेसिक चीज़ें जिसमें डिफरेंस पता होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल, एक्ट, ये बेसिक हर कोई जानता है कि बिल है कोई, उसको पार्लियामेंट में, मान लीजिए लोअर हाउस दैट इज़ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद वो पास होकर राज्यसभा में जाता है, वहाँ से जब पास होता है तो वो फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, उसका जब एसेंट मिलता है तो वो बिल बन जाता है एक्ट. ये बेसिक हर किसी को पता होता है. अब हमें ये जानना है कि ऑर्डिनेंस क्या है. तो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड 2 एक्ट्स हैं, आर्टिकल 123 एंड आर्टिकल 213. तो 123, 213 काफ़ी इजी है याद रखने के लिए. तो ये जो 123 है ये प्रेसिडेंट को पावर देता है, ये 213 जो है ये गवर्नर को पावर देता है, गवर्नर ऑफ ईच स्टेट. सबको पावर मिलती है किस चीज़ की, ऑर्डिनेंस फॉर्म करने की.
और गवर्नर और प्रेसिडेंट जो होते हैं तो हमें पता है किसकी कठपुतली हैं, कैबिनेट के। जब तक कैबिनेट से उनको नहीं मिलेगा रिकमेंडेशन कि ऐसा कीजिए, आप ऑर्डिनेंस फॉर्म कीजिए, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स यही चीज़ है यहाँ पे भी। तो ये ऑर्डिनेंस कैसी सिचुएशन में फॉर्म किया जाता है? ये ऑर्डिनेंस जो है ये तब लाया जाता है जब पार्लियामेंट अपने सेशन में नहीं होती है। सेंट्रल लेवल के लिए पार्लियामेंट, स्टेट लेवल के लिए असेंबली। तो बस समझ जाना, पार्लियामेंट और असेंबली में कंफ्यूज मत होना। स्टेट असेंबली जो होता है पर स्टेट में होता है, पार्लियामेंट अपने सेंट्रल लेवल पे एक ही है। तो मैं पार्लियामेंट के विथ रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट मैं समझा रही हूँ आपको कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। तो जब भी पार्लियामेंट अपने सेशन में नहीं होता है और कोई इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत होती है, लीगल एक्शन लेने की ज़रूरत होती है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अब सब कुछ रुक जाएगा, देश काम करना बंद कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अगर कोई इमीडिएट एक्शन कभी हमें लेना हुआ तो उस वक्त में जो कैबिनेट होता है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है, रिकमेंड करता है कि आप ये ऑर्डिनेंस लाइए, तो प्रेसिडेंट उसको फिर पास कर देते हैं। तो ऑर्डिनेंस एक तरह का टेम्पररी लॉ होता है, ठीक है। लीगली इसका इम्पोर्टेंस जो है, ऑर्डिनेंस का इम्पोर्टेंस लीगली एक्ट की तरह ही होता है, ठीक है। कोई अंतर नहीं होता इनमें, बस अंतर यही होता है कि ऑर्डिनेंस जो है वो टेम्पररी होता है, एक्ट जो है वो परमानेंट नेचर का होता है, जब तक कि उसको अमेंड ना कर दिया जाए आगे। तो यही चीज़ है बस। अब जब पार्लियामेंट वापस से सेशन में आ जाता है, ये ऑर्डिनेंस पास हुआ, मान लीजिए 2 महीने के लिए पार्लियामेंट सेशन में नहीं था, तो ये ऑर्डिनेंस तुरंत पास किया गया। 1.5 महीने के लिए ऑर्डिनेंस के ही क्या कहते हैं अकॉर्डिंगली देश में सब कुछ काम किया। जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगा, पार्लियामेंट की फर्स्ट मीटिंग होगी, उसके 6 महीने के अंदर 6 वीक्स के अंदर अंदर ये जो ऑर्डिनेंस होगा इसको एज अ बिल प्रेजेंट किया जाएगा। और फिर ये सेम वही वाला एज अ बिल, ये अपना जैसे नॉर्मल काम करता है सब कुछ, लेजिस्लेटिव जो भी फंक्शंस होते हैं वो सारी इसका नॉर्मली फॉलो होगा। तो ऑर्डिनेंस सिर्फ जब पार्लियामेंट अपने सेशन में नहीं होता है तो टेम्पररीली कुछ अगर ऐसा अर्जेंट हो गया तो उस चीज़ को लेजिस्लेटिव एक्शन में बदलने के लिए लाया जाता है ऑर्डिनेंस। ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ थी इसमें। इसके अलावा अब हमें तो पता ही है वो कैच एंड रिवोक पॉलिसी यूएस का, कि जो भी लोग पकड़ा रहे हैं यूएस के यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस में प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट वगैरह करते हुए, तो उनका वीज़ा ही कैंसिल कर दिया जा रहा है। तो वही यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट आया है कि इंडिया भी जो है उन स्टूडेंट्स के साथ टच में है जिन स्टूडेंट्स का वीज़ा कैंसिल कर दिया गया था। वही चीज़ है। उसके अलावा ये एक चीज़ है यहाँ पे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का, कि क्या हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने 2015 में एक पॉलिसी लाई थी जिसके अंतर्गत टोटल इंडिया में जितने भी कोल फायर्ड प्लांट्स हैं, ठीक है, सारे के सारे उन लोगों को क्या करना पड़ता था, एक इक्विपमेंट इंस्टॉल करना पड़ता था। उस इक्विपमेंट को क्या बोलते हैं, FGD, फ्ल्यू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन वॉटेवर। तो ये FGD नाम का एक इक्विपमेंट होता है, उसको इंस्टॉल करना होता था अपने प्लांट में, कोल फायर्ड प्लांट में। ये क्यों इंस्टॉल करना होता था, क्योंकि सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 को रिड्यूस करने के लिए उसके एमिशंस बहुत बढ़ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स कोल फायर्ड प्लांट्स हैं तो हमें पता है कि एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं होता ये, तो उनके लिए ये कंपलसरी कर दिया गया था कि उन्हें ये FGD नाम का इक्विपमेंट इंस्टॉल करना ही करना है अपने प्लांट में। तो एक स्टडी कंडक्ट की गई है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के द्वारा कि क्या करना चाहिए कि ये जो 2015 की पॉलिसी है, इंडिया में जितने भी कोल फायर्ड प्लांट्स है सबको जो ये ऑर्डर दे रहा है, ज़्यादा बेहतर होगा कि इसको लिमिट कर दिया जाए ऐसे प्लांट्स के लिए जो कि इम्पोर्टेड कोल यूज़ कर रहे हैं, बाहर से आया हुआ कोल, या फिर बहुत ज़्यादा हाई सल्फ़र वाला कोल यूज़ कर रहे हैं, वो जिसमें सल्फ़र की मात्रा बहुत ज़्यादा है कोल में। तो इन्होंने कहा कि
ये जो आप सब पे ये बाइंडिंग कर रहे हो, इससे बेहतर है कि जो ज़्यादा डेंजरस है सिर्फ उनको बाइंड करो ना, ज़्यादा सही इम्प्लीमेंटेशन में आसानी होगी। तो वही चीज़ है। अब यहाँ से आपको एक पॉइंट निकलेगा कि ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र का, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के फर्स्ट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो थे वो हमारे APJ अब्दुल कलाम जी थे, जो कि 1999 से लेकर के 2002 तक थे। तो ज़्यादा तो नहीं, वैसे ये सिर्फ 3 ही साल के लिए थे, पर हाँ। और अभी के करंट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो हैं वो अजय कुमार सूद जी हैं। ये चीज़ थी। एडिटोरियल यहाँ पे ट्रम्पोनॉमिक्स आपको दिख रहा है, ट्रम्प जी ने जो पूरा ऐसी तैसी कर दी है उसके बारे में है। ये AI के बारे में है। तो काफ़ी सिंपल है, ये सब अब मैं नहीं बताने वाली हूँ। क्लैट के लिए आपको खुद से रीड करना है एडिटोरियल। ये जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए मैं ये समझा देती हूँ। और बाकी ये जो है ऊपर, ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल, ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला जो है इसमें क्या कह रहा है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, अब हर किसी ने नाम सुना होगा, ये 4-5 ऐसे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको कौन नहीं जानता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, फिर ये हार्वर्ड क्या बोल रही, स्टैनफोर्ड है, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। तो ये चीज़ें हैं। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक पेपर रिलीज़ किया था, उसमें ऐसा रिपोर्ट किया गया था एक एक्सो प्लैनेट के बारे में। एक्सो मतलब बाहर का, इंडो मतलब अंदर का, कुछ ऐसा होता है। तो एक्सो प्लैनेट यानी हमारे सोलर सिस्टम से बाहर का प्लैनेट। तो उस एक एक्सो प्लैनेट के बारे में रिपोर्ट किया गया था जिसका नाम है, ये आप पढ़ सकते हैं, K218b। तो उसने बताया कि ये जो है ना ये हैबिटेबल हो सकता है लोगों के रहने के लिए, हम लोग जैसे इंसानों के रहने के लिए। अब इन्होंने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि जो साइंटिस्ट्स हैं उन्हें प्रेजेंस ऑफ डीमिथाइल सल्फाइड ये पाया गया था वहाँ के एटमॉस्फेयर में। अब ये डीमिथाइल सल्फाइड का क्या है कि ओके, तो ये डीमिथाइल सल्फाइड पाया गया था, उसके बारे में ये बताया गया। और इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि ये जो ऐसे टाइप के रिसर्च होते हैं ये क्यूरियोसिटी से भरे होते हैं कि कोई हमारे सोलर सिस्टम से बाहर का एक्सो प्लैनेट है कोई, उस पर लाइफ जो है मे बी पॉसिबल हो सकता है। तो ये जो है ना ये क्यूरियोसिटी से भरे होते हैं। और परस्यूट ऑफ अननोन, ये अननोन चीज़ों को पे रिसर्च करने के लिए होते हैं। पर आजकल क्या हो रहा है कि फंडिंग्स जो है ना कट हो रहे हैं ऐसे रिसर्चेस पे। तो जैसे अब यहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रम्प की बात की गई है कि अब वो जो डोनाल्ड ट्रम्प क्या चीज़ पे एंटायर यूनिवर्सिटीज़ को ही हॉस्टेज ले रहे हैं। हॉस्टेज मतलब उनका जो फंडिंग है ना वही काट दे रहे हैं। अभी जैसे 2 दिन पहले भी हमने पढ़ा था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का इन्होंने $2.2 बिलियन जो फंड इन्हें देना था वो कैंसिल कर दिया इन्होंने, बिकॉज प्रोटेस्ट चल रहे थे। उसके रिलेशन में ये बताया है कि एक एग्जाम्पल दिया है पहले एक रिसर्च पेपर का कि इस टाइप के रिसर्च कैरी ऑन हो रहे हैं जो क्यूरियोसिटी से भरे हैं। पर फिर उसकी प्रॉब्लम बता दी है कि कॉस्ट कटिंग हो जा रहा है तो दिक्कत हो जा रही है। फिर डोनाल्ड ट्रम्प की बात को कनेक्ट कर दिया गया। तो ठीक है, वो था तो थोड़ा टेक्निकल लगा मुझे, तो मैंने सोचा बता दूँ। उसके अलावा ये एक इंटरव्यू है 2 लोगों के साथ, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। किस बारे में ये कि पीयूष गोयल जी ने कहा था कि इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं ना वो इनोवेट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। तो वो सिर्फ और सिर्फ खुद को लिमिट कर चुके हैं ग्रोसरी डिलीवरी को। जिसको देखो ग्रोसरी डिलीवर कर रहा है जाके घर पे आलू प्याज पहुंचाने का। तो ये चीज़ है, ये कहा था पीयूष गोयल जी ने। इससे रिलेटेड आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए जो है ये स्टार्टअप महाकुंभ। ये चीज़ कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया था, न्यू दिल्ली। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आप चाहें तो वो रिव्यू पढ़ सकते हैं। और ये वाला तो मैंने पहले ही समझा दिया था कोलोसल बायोसाइंसेस के बारे में कि US की कंपनी है ये जो बहुत सालों पहले आइस एज के जो स्पीशीज़ वगैरह थे जो कब का एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उन सब के फॉसिल में से DNA के कुछ फ्रैगमेंट्स लेके उनके जीनोम को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ये लोग। और फिर
जेनेटिकली उसका एम्ब्रियो फिर बना के, और अभी कंटेम्प्रेरी जो एनिमल्स अवेलेबल हो, जैसे एलिफेंट हो गया, तो एलिफेंट के वूम्ब में इम्प्लांट कर दे रहे हैं और फिर उसको ग्रो करा के इस तरह से। और ये देख सकते प्रोडक्ट यहाँ पे आप। तो हाँ, पहले के जो एनिमल्स हैं फॉसिल में से उनका डीएनए निकाल के जेनेटिकली उसे रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं बेसिकली ये लोग। और सदियों पहले जो जानवर जा चुके थे, उन जानवर को दे आर ब्रिंगिंग बैक टू लाइफ। तो उसी के बारे में एक बताया गया है यहाँ पे। तो दो एनिमल्स का यहाँ पे ज़्यादातर बात किया गया, एक है डायर वुल्फ, एक है ग्रे वुल्फ, दोनों को कंपेयर किया गया साथ में। वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। क्या कंट्रोवर्सी है इसके पीछे वो भी समझाया गया काफ़ी अच्छे से, कि सिर्फ डायर वुल्फ और ग्रे वुल्फ की बात नहीं है, वुली मैमोथ, फिर थाईलैसीन, डोडो, ये इन सारे एनिमल्स को भी ये बैक टू लाइफ लाने का प्लान कर रहे हैं। तो कंट्रोवर्सी इसमें ये है कि ये जानवर कई सालों, कई दशकों पहले थे। अब का जो क्लाइमेट है वो इन जानवरों को सपोर्ट करने के लिए नहीं है, मतलब इनका क्लाइमेट कब का जा चुका है। तो ऐसा कोई भी नॉर्मल प्रूडेंट इंसान समझेगा दैट ऐसे रिसर्च की वजह से, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हो सकता है कि जितना हमें फ़ायदा ना उतना नुकसान हो जाए, हमारा करंट इकोसिस्टम डिसरप्ट हो जाए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। उसके अलावा सिर्फ एक काम का आर्टिकल है, वो है ये जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसके बारे में हर कोई जानता है, जानना चाहिए, क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप है। इसे 2021 में लॉन्च किया गया था और ये ऑपरेशनल हुआ था 2022 में। तो इसका दृष्टि IAS का पेज खोल के जेम्स वेब टेलीस्कोप का बिल्कुल पढ़ लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो ये क्या हुआ है कि साइंटिस्ट ने इस टेलीस्कोप का यूज़ करके पता लगाया है कि हमें एक एलियन प्लैनेट पे स्ट्रॉन्गेस्ट साइन ऑफ लाइफ देखने को मिला है। तो देखते हैं हम लोग, एक एलियन प्लैनेट के एटमॉस्फेयर पे हमें मिला है केमिकल इम्प्रिंट्स ऑफ ऐसे गैसेस जो कि अर्थ पे प्रोड्यूस होते हैं बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो ऐसे दो गैसेस का यहाँ पे आपको नाम दिया है, DMS और DMDS। हाँ, तो यही K2-18b, जिसके बारे में आपको ऊपर भी बता रही थी, वो एलियन प्लैनेट, एक्सो प्लैनेट के बारे में। तो ये वाला जो प्लैनेट है उसी पे ये दो तरह के पाए गए हैं केमिकल्स, जिसको बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के द्वारा अर्थ पे बनाया जाता है, बनते हैं। मतलब ये बायोलॉजिकल प्रोसेस, अब आप अगर पूछेंगे कि कैसे, तो जैसे माइक्रो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं, उनके थ्रू भी कई सारे केमिकल्स फॉर्म होते हैं, गैसेस फॉर्म होती हैं। जैसे फाइटोप्लैंक्टन है, एक्वेटिक लाइफ का एक, इसको फंडामेंटल यूनिट कह सकते हैं। मतलब एक्वेटिक में, वाटर में एक यही है सिंगल ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके ये खाना बनाता है और एंटायर एक्वेटिक इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। तो ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू भी कुछ गैसेस वगैरह केमिकल्स फॉर्म होते हैं। तो वैसा ही ये दो केमिकल्स हमें एक बाहर के एलियन प्लैनेट पे हमें देखने को मिले हैं। तो अब ये हमारे लिए सोचने वाली बात है कि इस तरह के केमिकल्स वहाँ पे कैसे फॉर्म हो रहा है, क्या वहाँ पे भी ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। तो क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं तो क्या वहाँ इंसान भी हो सकते हैं, क्या हम लोग अगर वहाँ जाएंगे तो हम लोग रह सकते हैं। तो बस यही सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। इसके अलावा कोई काम का न्यूज़ नहीं है, ख़त्म हो चुका है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।